this spot. What is the issue with current deep learning? So there is a weakness. So this is the room. If you stand in one corner, you appear to be taller than when you appear in the other corner of the room. So what do you think is the issue? So the purpose of this illusion is to tell you that abhi hoye, since deep networks started performing very good on visual tasks, object detection and recognition. So maybe researchers thought we have achieved something which is closer to human vision. So I am now guessing that since human vision also has these, human vision can also be tricked by these illusions. तो अब ये जो कमरा है ना, इसमें ये है कि जो सारे स्क्वायर्स बने हुए हैं ना ज़मीन पे, ये इनका साइज बराबर नहीं है. तो ये जो लेफ्ट साइड पे स्क्वायर बना हुआ है, ये का एरिया ज़्यादा है और ये दूर है. तो आपको लग ऐसे रहा है कि ये सेम साइज के. तो देर आर मल्टीपल अदर illusions. अगर आप गूगल पे लिखें ना ऑप्टिकल illusions, you will see a static image and your eyes will tell you that something is moving. So maybe they thought कि अच्छा अगर human vision has these blind spots, this weakness, maybe these deep networks also have something similar. So this was the paper in 2015, 14. Again from very prominent researchers of deep learning. तो इन्होंने अपनी ये एग्जाम्पल दिखाई थी. अगर आप एलेक्सनेट को ये वाली तस्वीरें दिखाएं ना, तो वो सबको सही बताएगा. पहली तस्वीर को गाड़ी कहेगा, दूसरे को बर्ड कहेगा, तीसरे को बिल्डिंग कहेगा. तो और फिर अगर ये राइट साइड वाली तस्वीरें दिखाएं ना, तो सबको ऑस्ट्रिच कहेगा. तो I can agree that the second image is a bird, so maybe you can confuse it for an ostrich. But the first image has nothing to do with ostrich. क्योंकि पूरी image में yellow pixel थी. So this was, if you had like modified the image a lot, अगर आप तस्वीर को बहुत ज़्यादा बदल देते, फिर तो I can understand that the classifier is confused. अगर आप यहाँ पे छोटा सा ऑस्ट्रिच ड्रॉ कर देते जाके, परसेप्टेबल चेंज होती, तो मे बी दी क्लासीफायर गेटिंग कंफ्यूज्ड वाज नॉट सरप्राइजिंग. लेकिन इस केस में ये था कि चेंज बहुत कम हुआ है और चेंज जो इनपुट जो चेंज हुई है वो इतनी कम हुई है कि आंखें देखकर बता नहीं सकती. This was called imperceptible noise attack on deep systems. तो थोड़ा सा बस पिक्सल वैल्यूज में चेंज किया है और सिस्टम की आउटपुट चेंज नहीं हुई. सिस्टम की आउटपुट वो हो गई है जो अटैकर चाहता है. तो अटैकर ने अटैक कर दिया है. He is making your system respond the way he responds, and on top of that you don't know that your system is getting attacked. So the severity of the attack is this much. सिस्टम गलत जवाब देना शुरू हो गया है और आपको पता भी नहीं चल रहा कि क्यों देना शुरू हो. तो द मोस्ट फेमस एग्जांपल इज कि जी आपने एक ऑटोनमस कार बनाई है और वो रोड पे जा रही है एंड इट सीज अ स्टॉप साइन, और उस स्टॉप साइन के ऊपर किसी ने कुछ छोटा सा जाके लिख दिया, डॉट्स बना दिए, और आपको लगता है कि स्टॉप साइन इज स्टिल अ स्टॉप साइन और दैट ऑटोनमस कार इज रीडिंग इट एज 100 किलोमीटर पर आवर. तो
स्टेल्थ अटैक है, मतलब पता नहीं चल रहा कि अटैक हो रहा है सिस्टम. दिस इज वन वीकनेस ऑफ दीज डीप systems, and there are the solutions that we have, they are not the number of attacks we have is way larger than the number of the defenses we have. So इस paper में they found a weakness, and then people said, okay, but how would you get access to this image? For example, if a robot is going, तो तस्वीर तो वो खींचेगा ना, तो आपको तो नहीं पता कि वो स्टॉप साइन की तस्वीर किस एंगल से खींचे, दूर से खींचे, पास से खींचे. तो ये नॉइज तो सिर्फ इस वाले व्यू पे ही एप्लीकेबल है. कोई किसी और एंगल से देखेगा तो शायद कंफ्यूज ना हो. तो और हाउ डू यू गेट एक्सेस टू द इनपुट ऑफ द कैमरा, मतलब वो तो उसके पास है ना, तो फिजिकली आप जाके कैमरे की तार काट के अपने पास सिग्नल ले आए, और तो कोई तरीका नहीं है. तो पीपल सेड कि दिस अटैक इज नॉट प्रैक्टिकल, इट इज ओनली थ्योरेटिकल, बिकॉज आप रोबोट का जो कैमरे का इमेज है वो आपको कैसे मिल गया. तो दिस इज वन एग्जांपल अगेन, जहाँ पे ये एलेक्सनेट आपने इमेज दिया है और वो आउटपुट दे रहा है प्रोबेबिलिटीज. तो ये पहली प्रोबेबिलिटी कैट हो गई, दूसरी इजिप्शियन कैट हो गई, तीसरी टाइगर कैट हो गई. तो कंफ्यूजन इज अमंग कैट्स, नॉट अदर क्लासेस. और फिर जब आपने उसको चेंज किया तो अब वो कह रहा है इसको प्रोबेबिलिटी सारी फुल्ली कॉन्फिडेंट भी है, और कह रहा है इसको गोके मोले इज अ वेजिटेबल. तो आपने सेलेक्ट किया कि अब तुमने इसको गोके मोले कहना है. तो उसके बाद जो है ना, देन देयर वाज दिस फ्लड ऑफ अटैक्स ऑन डीप सिस्टम. एक ये बहुत फेमस अटैक है कि लोगों ने कहा कि फेस रिकग्निशन से हमने बचना है. तो अगर कोई सिक्योरिटी कैमरा है जो कि डीप सिस्टम यूज़ कर रहा है टू डिटेक्ट ह्यूमंस, तो हम सिर्फ ये ग्लासेस पहन लेंगे, और इस ग्लासेस पे ये जो पैटर्न है, ये स्पेशल पैटर्न है. तो जब डीप नेटवर्क ये वाला पैटर्न देखेगा ना, तो वो इंडिविजुअल ए नहीं कहेगा, कुछ और कहेगा, जो आप चाहते हैं वो कहेगा. ये कुछ एग्जांपल्स थी. ये जो भी फीमेल के ऊपर इन्होंने पेस्ट किया और डीप नेटवर्क को कहा कि बताओ ये कौन बंदा है, तो वो ये इसको डिटेक्ट कर लिया उन्होंने. अब इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं है कि बाल हैं ब्लैक और ये वाइट और ये ओल्ड मेल, इसी तरह ये. तो अगेन दिस वाज मोर प्रैक्टिकल अटैक. अब आप जो है ना, अब आपको वो वाला इमेज नहीं चाहिए जो कैमरे को मिल रहा है. अब आप ग्लासेस पहन के फिरें और कोई भी सिक्योरिटी कैमरा जो आपकी तस्वीर खींच रहा है ना, वो इट विल गेट कंफ्यूज. तो दिस इज द करंट research. Deep networks, they perform very well, and but they are getting attacked, and people are finding new ways to attack them. Here is an example of an attack which shows that people who have understanding of physical systems, they are in a better position to design a new attack. So as electrical engineering students or engineering students, you have studied systems, you have studied the ICs and circuits, तो आपको पता है. तो इस अटैक में ये हुआ है कि इन्होंने कहा है कि जो कैमरा जो तस्वीर खींचता है ना, तो वो जो हमारा लाइट सेंसिटिव मटेरियल होता है, जो पिक्सल होता है, जो लाइट को कलर में कन्वर्ट करता है, तो हमारे पास बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं. वो जो हमारा सेंसर होता है ना, वो क्या करता है कि पहले एक पिक्सल से सिग्नल लेता है, फिर दूसरे से लेता है. तो सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है, सारे पिक्सल्स एक साथ आप नहीं लेते. तो उन्होंने कहा है कि हम ये कर सकते हैं कि हम एक ख़ास स्पीड से अगर लाइट प्रोजेक्ट करें कैमरे के ऊपर. ये देखिए, ये कैमरा पड़ा है और आप, ये कैमरा है आपका,
और आपने ना कोई लेज़र लाइट पॉइंट कर रहे हैं उस कैमरे की तरफ दूर से खड़े होकर, तो आपका इमेज जो है ना वो ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। और जब ये इमेज बनेगा ना तो फिर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन नहीं होगा। तो दिस इज एक्चुअली, इफ यू अंडरस्टैंड हार्डवेयर, तो if you understand how systems work, electrical systems work, you can design better attacks. And this paper is from, कितने दिन पुराना है ये? ठीक है ना, तो this is the state of the art research, and this is from University of Oxford. So this gives us the confidence that EE students are in a better position to design new attacks or defenses for deep learning. So we are going over this introduction. तो हमने देखा कि deep learning is doing cool things, and then there is this weakness, and now the next question that has risen in last few years is that now we have systems who do very well. So we can make applications like autonomous car or face detector. अब सब चीजें काम कर रही हैं, so we can make products. तो अब जो नेक्स्ट इशू आ गया है वो ये आ गया है कि these deep learning methods, they need data. तो जो सेंसिटिव डेटा है लाइक मेडिकल डेटा, अगर मेरा एक मेडिकल रिकॉर्ड है तो इट इज़ अ प्राइवेट थिंग कि मुझे किस किस किस्म की बीमारियां हैं, ठीक है। आई वुडंट वांट पीपल टू नो अबाउट माय डिजीजेस, दिस इज नॉट फॉर पब्लिक टू नो कि मुझे क्या बीमारी है। या फॉर एग्जांपल कौन से लोग मेरे दोस्त, किन लोगों से मैं मिलता हूँ, अगर मैंने कोई सेल्फी ली है किसी के साथ तो आई वुडंट वांट पीपल टू नो। तो और डीप नेटवर्क्स को डेटा चाहिए, तो डेटा और डीप नेटवर्क्स दे आर लर्निंग थिंग्स रोबस्टली। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी वो लर्न कर लें, विच इज द मेजर इशू these days. These big social media companies, they are under this criticism that they use your information, and then for example I am talking something about in my emails, I am telling my students about some idea, and I am discussing something with my friends, and then suddenly next day when I open Google, so there is an advertisement related to the thing which I was talking in the email. So this is a clear case that Google is violating the privacy and using my data to target me for some product. So previously these companies managed to dodge the world कि नहीं हम तो नहीं करते इस तरह, तो now people have figured out कि no, you can't trust you. So anyway, so new laws are coming. तो अब जो लोगों ने कहा कि जी अच्छा डीप लर्निंग भी करनी है, मशीन लर्निंग भी करनी है और डेटा भी नहीं देना, तो फिर कैसे होगा काम कि हमने डेटा भी नहीं देना और हमने खेलना भी है। तो हाँ, एक वो ऑप्शन हो सकती है, वो जो हमने फेस वाली एग्जांपल दी थी कि डेटा खुद बनाओ, लेकिन वो जो सिस्टम वो फेसेस बना रहा है उसको पहले बहुत सारे इमेजेस हमने दिखाए थे, तो शुरू वाला सिस्टम कैसे बनेगा? तो उसके लिए फिर कुछ नई टेक्निक्स हैं, जिसमें से एक ये फेडरेटेड लर्निंग है। इसमें हम ये करते हैं कि हम अपने डेटा पे अपना सिस्टम ट्रेन कर लेते हैं, और हर बंदा अपने डेटा पे अपना सिस्टम ट्रेन कर लेता है, और हमारे पास डेटा कम होता है तो सिस्टम अच्छा नहीं होता। तो फाइनली फिर हम क्या करते हैं कि हम अपना ट्रेंड मॉडल भेज देते हैं, डेटा नहीं भेजते, और हम कहते हैं कि अच्छा आप ये कंबाइन कर लें हमारे मॉडल को।
तो क्या बहुत सारे बुरे मॉडल बनकर कोई बेहतर मॉडल बन सकता है? दिस इज दी आइडिया बिहाइंड फेडरेटेड लर्निंग कि आप चले मॉडल ट्रेन करके देते हैं, हमें डेटा ना दें, पैरामीटर्स बता दें। तो उसमें न्यू इश्यूज है रीजन। उसमें इशू ये आ गया है कि अब डेटा तो आपके पास है नहीं, तो अगर कोई बंदा जान पूछ के गलत मॉडल आपको दे दे, कि वो एक ऐसा मॉडल ट्रेन करके दे दे जिसमें कैट को वो डॉग कहे और डॉग को वो कैट कहे, और आप उसको शामिल कर लें अपने सिस्टम में, और तो फिर जो आपका कंबाइंड सिस्टम होगा उसमें बैकडोर आ गया, उसमें वो अटैक हो गया। और अब क्योंकि जहाँ जिस बंदे ने उनको एग्रीगेट किया उसके पास डेटा तो है नहीं, तो वो चेक कैसे करे कि गड़बड़ हो गई है? गड़बड़ तो चेक ऐसे होनी थी ना कि मेरे पास कैट के इमेजेस होते, मैं पास करता उस सिस्टम में से, तो वो उसको डॉग कहता, तो मैं कहता नहीं ये अच्छी बात नहीं है, तुमने जो है ना गड़बड़ की है। अब डेटा कोई दे नहीं रहा, मॉडल दे रहे हैं सब, और अगर कोई गड़बड़ मॉडल दे देता है तो फिर क्या करें? तो दिस इज द स्टेट ऑफ द आर्ट इशू। ये वी विल गो थ्रू दिस फेडरेटेड लर्निंग एज वेल। So this is, I am just going over the contents of this course, what we would like to cover in this course. So we have basic models, and then we have these adversarial attacks, which is very important these days. This is the hot topic of research. फिर then these are new issues कि अच्छा डेटा नहीं देना, तो फिर ट्रेनिंग कैसे होगी? So then this federated learning, and then attacks on this learning, and then we have seen that there are some very difficult problems जहाँ पे हम बता नहीं सकते, तो हम कहते हैं कि खुद ही सीख लो। तो क्योंकि इसमें भी लर्निंग है, तो अगेन डीप सिस्टम्स आर द बेस्ट परफॉर्मर्स। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये वाली जो लर्निंग होती है ये कैसे डिफरेंट है जो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन से, ये लर्निंग कैसे मुख्तलिफ है। तो दिस इज अ टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग, इसकी एक अलग मैथमेटिक्स है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो then this reinforcement learning is again producing solutions for problems जिनके हमारे पास इससे पहले नहीं थे solution. So we did not cover reinforcement learning in the last lecture, in the last course. So again there is this question about कि हम जो असाइनमेंट्स होंगी या जो हैंड्स ऑन होगा, तो विच लैंग्वेज डू वी प्रेफर? So here is a statistic. This ICLR is the top conference, the best conference on machine learning, I guess. Maybe ICML is better than this. तो इसमें इन्होंने 2019 में बताया है कि जितने पेपर्स पब्लिश हुए उसमें 252 थे जो पाइटॉर्च यूज कर रहे थे, और 266 थे जो टेंसरफ्लो यूज कर रहे थे। तो कोई अब जो है ना कोई चॉइस नहीं है आपके पास। When in research you produce your solution, the first thing you have to do is to compare your result with the previous. तो जो previous होते हैं पेपर, वो आप खुद नहीं कोड करते, वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो यू विश कि भाई जिन्होंने वो पेपर पब्लिश किया है, रिसर्च किया है, वो कोड भी हमें दे दें। नाउ पीपल गिव अवे देयर कोड easily, because if you give away your code, people will use it and cite you. तो अब अगर आपने कंपेयर करना है तो अब आपके पास चॉइस तो नहीं है ना, कोई टेंसरफ्लो में होगा बेस्ट पेपर और कोई पाइटॉर्च में होगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ बोथ. We'll see how much of basics we cover. We want to design at least one
में जान सकते हो। अच्छा सर आपकी आवाज स्टार्ट हो रही है। नहीं मैं बिल्कुल अब आवाज आ रही है ठीक? कैन यू हेयर मी नाउ? Yes, sir. चलें, this was the brief overview of this course. Basic and then some other issues like federated learning and reinforcement learning. ये हमारा एम है। तो मैंने जो है कोर्स आउटलाइन वो अपलोड कर दी, तो आप देख सकते हैं। तो हमने we have covered all the important aspects. So let's see. So finally तो ये मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, क्या चीज़ है ये? ये वो वेबसाइट है जहाँ पे ना आप अगर आपने पता करना है ना कि फॉर एग्जांपल यू आर अ सिग्नल प्रोसेसिंग स्टूडेंट एंड यू वांट टू फाइंड आउट व्हिच आर द बेस्ट प्लेसेस, नॉवल प्लेसेस जहाँ पेपर पब्लिश होते हैं, तो वो ये माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक टूल है। तो जब आप जाके लिखते हैं ना तो वो आपको इस तरह की चीज़ देता है। तो ये आपको बता देता है कि सबसे अच्छे जर्नल्स का नाम क्या है, सबसे अच्छी कॉन्फ्रेंसेस का नाम क्या है, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि यहाँ पे पब्लिश करती हैं। अब फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स के लिए ना हमने ये मैंने सर्च किया था सम टाइम बैक, साल हो गया होगा। इसमें जो है ये जर्नल्स हैं टॉप, और ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसमें MIT, ऑक्सफोर्ड, यूजुअल सस्पेक्ट यही होंगे। तो वी हैड 2 autonomous robot acceptances last semester जब आप शुरू कर रहे थे। आप लोगों के कुछ सीनियर्स थे who strived really hard for 3 years and managed to publish। तो मुझे कोई ईमेल भी आई थी आज, मैं अगर आपको दिखा सकूं। ये सिर्फ मैं आप लोगों को इस वजह से दिखा रहा हूँ कि confidence that people before you with your capability they have done it, so this means you can also do ये भी जिसको अगर है ना स्टूडेंट these are same papers in the same year। मुझे कब आई है? yesterday I was very happy। अच्छा, तो ये total 10 papers they have published and 2 are from NAS। we are very happy। और इसमें let's see who else has published। ये आपके नाम ज़रा सर्च कीजिएगा, those who have computer टाइप करें। कि अगर आप गूगल स्कॉलर पे सर्च करेंगे ना तो autonomous drones, the best researcher in the world who works in autonomous drones, तो ये है University of Pennsylvania। You will find his TED talks and you will find his lectures on YouTube। He's there and we are also, we are very happy।
this was last semester. उससे पहले एक सेमेस्टर और गुजरा था, उसमें ये पेपर था, आपके ही सीनियर थे. दिस वाज अ स्पॉटलाइट सिलेक्शन, और इसमें आप देख लें कि दिस वाज स्पॉटलाइट, और कैम्ब्रिज का कोई स्पॉटलाइट नहीं है, सिर्फ पोस्टर्स हैं. तो रैंकिंग इज पोस्टर, स्पॉटलाइट एंड ओरल. ओरल इज द टॉप. तो इसमें देख लें कि अगेन all the big names are there and we are also there. And this is the biggest news we have. We have a paper accepted in this conference. This is Top Security Privacy Conference. ये जो मैं आपको privacy की बात कर रहा था. तो अगर आप पढ़ें तो आप, these are not only did we manage to publish it, your seniors managed to publish it, got very good reviews. अगर आप पढ़ना चाहें तो. ये नज़र आ रहा है? So it's very difficult to get paper accepted. People do it and still they have like negative comments. It's very rare to get a paper accepted with good comments. If it's only possible if your mother is reviewing your paper. So it happens once in. So that has happened, and we hope that this is. So somebody was telling me that there were only 2 papers previously in Pakistan in this conference, 5 साल पहले, and they had authors from outside. This is the first paper that has all the authors from Pakistan. So we are really happy. So this I am telling you that एक और स्लाइड से मुझे मिल नहीं रही. So this is what we expect from you. और मुझे अगर एक और स्लाइड मिल जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ. So this is why you are here. You are here to improve your skills. मैं आपको स्लाइड दिखा दूँ, then we can take a fair break. मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बताया था कि here is an advertisement from an MIT professor who is looking for people to join his lab. ये उनकी सिंपल मेल है कि if you have this publications so please contact. He is not asking कि आपका GPA क्या था. He is not asking कि आपने किस यूनिवर्सिटी से PhD किया है या मास्टर्स. So it's open for anyone. ठीक है. तो ये देख लें इन्होंने क्या लिखा हुआ है. दिस इज बेसिकली सम अदर डोमेन. ये विजन है, तो इस वजह से इन्होंने ये नाम लिखे हैं. तो TRO and IJR है. अब हम देख लेते हैं कि ये कहाँ है. TRO और IJR है. TRO का मतलब है ट्रांजैक्शन ऑन रोबोटिक्स. वो आपको यहाँ पे कहाँ नज़र आ रहा है. और इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रोबोटिक्स रिसर्च. तो पहले 2 के बाद नो वन केयर्स, नो इम्पोर्टेंट रिसर्चर इन दी वर्ल्ड केयर्स कि आपने, वो ये नहीं कह रहे कि 10 पेपर हों तो मैं आपको एक्सेप्ट करूँगा. दे आर थिंक सिंगल क्वालिटी रिसर्च इज गुड इनफ फॉर. तो होपफुली जब नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर आपको पढ़ाऊँ तो आई माइट बी एबल टू टेल यू के वी हैव पेपर्स, सम ऑफ योर सीनियर्स हैव पेपर्स इन दिस जर्नल. हमने भेज दिया है. अब देखते हैं whether our mother reviews it or whether your mother-in-law reviews it. So you have to be conscious now. This is your responsibility, that in order to make a name for yourself, you have to work hard and be conscious. When somebody tells you that let's work on this problem, you should ask clearly, where would this work be published?
and then go and search over here. And if somebody tries to impress you कि मेरे 10 पेपर हैं, तो आपने यहाँ देखना है, वहीं तो उसी वक्त वेबसाइट खोल लेनी है, मुझे जल्दी से बताओ कौन सी एरिया है, सिग्नल प्रोसेसिंग है तो जल्दी से टाइप करना है आपको। पर अगर वो नहीं आ रहा ना पहले 3-4 में वो नाम, तो आप कहते हैं कि ये पेपर और जो रद्दी है वो एक बराबर है, शायद रद्दी बेहतर हो क्योंकि वो ज़्यादा होती है और आप बेच के कुछ पैसे भी कमा लेते। ठीक है, तो let's take a break and let's formally begin our lecture after 15 minutes.